नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देश दुनिया की खबरों में आप सभी का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज यानी 8 जुलाई को नई दिल्ली के जननायक स्थल विजय घाट पर पूर्व पीएम श्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। जगदीप धनखड़ ने पुष्पांजलि अर्पित की और इसी के साथ उन्होंने राष्ट्र के प्रति श्री चंद्रशेखर के योगदान को भी याद करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट के द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ आयोग को भी समन्वय करना होगा। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगी, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगार में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हित की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण काम होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगार उन्मुखी बने ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र एक लोकतांत्रिक राज्य है। अगर कोई मोर्चा निकालना चाहता है तो वो अनुमति लेकर ऐसा कर सकता है। हालांकि पुलिस के द्वारा यातायात, भीड़ प्रबंधन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मोर्चा का मार्ग तय किया जाता है। पुलिस आयुक्त ने मुझे बताया कि उन्हें मार्ग बदलने के लिए कहा गया था, लेकिन वे उसी मार्ग पर जाने के लिए अड़े रहे, इसलिए पुलिस ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। फडणवीस ने आगे कहा कि मैं महाराष्ट्र के मूड को समझता हूं, इस तरह का प्रयोग यहां काम करेगा। मराठी बड़े दिल वाले लोग हैं, मराठी संकीर्ण सोच वाले नहीं हैं। भाषा विवाद पर मनसे के विरोध में प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। जिस स्थान के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है उससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। हमने उनसे स्थान बदलने को कहा और फिर अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे स्थान बदलने को तैयार ही नहीं। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर राजनेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है और इस बीच मंगलवार सुबह मुंबई के करीब मीरा भाईंदर शहर में प्रस्तावित महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के मोर्चे को पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह मोर्चा आज सुबह 10 बजे बालाजी होटल से मीरा रोड स्टेशन तक निकालने जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने ठाणे मनसे के अध्यक्ष अविनाश जाधव समेत कई पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया गया है। पिछले हफ्ते मुंबई के करीब ठाणे जिले के मीरा भाईंदर शहर में मराठी न बोलने पर एक मारवाड़ी जैन समुदाय के दुकानदार से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इस घटना के विरोध में मीरा भाईंदर के व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया और विरोध मोर्चा निकाला। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी की। मराठी व्यापारियों के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन के जवाब में मनसे की ओर से आज मीरा भाईंदर शहर में मोर्चा निकालने जाने वाला था। हालांकि पुलिस ने इस मोर्चे को अनुमति देने से इनकार करते हुए पहले से ही एहतियाती कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस ने सोमवार से ही मनसे और ठाकरे गुट के पदाधिकारियों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया था।
राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि देने के बाद राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि उनका लंबा सफर रहा। वे केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनी, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनी। इससे कोई भूल नहीं सकता। ये अकल्पनीय था। हम लोग दुखी हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सोनिया गांधी चिंतित थी, दुखी थी। राहुल गांधी ने फोन किया। गांधी परिवार के लोग चिंतित थे। असंवेदनशील लोग उनकी आलोचना करते हैं। लोग जानते हैं कि गांधी परिवार बहुत ही संवेदनशील है। ये उनकी खूबी है। मैं 40 साल से देख रहा हूं। वे बहुत ही चिंतित है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले स्थित कोपरगांव के साईनगर इलाके में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। दोपहर के समय अप्पा साहेब शिंदे के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 2 से 2.5 तोले सोने के आभूषण चुरा लिए। बता दें कि शिंदे परिवार किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोपहर के समय घर बंद कर बाहर गए थे, लेकिन महज 2 घंटों में ही चोरों ने मौके का फायदा उठाया, दरवाजे का ताला तोड़ा और अलमारी में रखे गहनों पर हाथ साफ कर दिया। जब दोपहर करीबन 2 बजे परिवार के लोग घर लौटे, दरवाजा खोला तो चोरी की घटना का पता चला। घटना की जानकारी मिलते ही कोपरगांव शहर पुलिस थाने में सहायक निरीक्षक SR पवार और पुलिसकर्मी प्रकाश कुंडारे मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। पुलिस निरीक्षक रामकृष्ण कुमार के मार्गदर्शन में मामले की जांच शुरू हो गई है। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस घटना के दौरान शिंदे परिवार के पड़ोसी डॉक्टर रविंद्र मगर के घर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि चोर वहां अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। डेटिंग ऐप पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर महंगे ड्रिंक और अधिक बिल के जरिए युवाओं को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। मामले में कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता युवक की पहचान टिंडर ऐप के जरिए की गई और उसे बोरीवली के टाइम्स स्क्वायर होटल में बुलाया गया। ड्रिंक के बहाने उससे QR कोड के जरिए ऑनलाइन 14,700 रुपए ट्रांसफर करवाए गए। महाराष्ट्र पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर नवी मुंबई के एक होटल में छापा मारकर दिल्ली, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश से आए 15 पुरुषों और 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये गिरोह टिंडर, बम्बल, ऑक्युपाइड, मीट मी जैसे ऐप पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर चैट करते थे। उन्हें मीटिंग के जरिए एक खास होटल में बुलाया जाता था। होटल मैनेजर की मदद से फर्जी बिल बनाकर पैसे ऐंठ लिए जाते थे। कार्रवाई में 3.74 लाख रुपए कीमत के 27 मोबाइल, एक पोर्टेबल प्रिंटर, एक स्वाइप मशीन जब्त की गई है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई इलाकों में सैकड़ों लोगों को ठगा है। आज हम देखेंगे तो लगभग 12 डेटिंग ऐप्स है। उस पे जो भी सर्च करते हैं तो फिर ये जो गैंग है ये उसमें लगभग 15 जेंट्स और 6 लड़कियां हैं। तो इनकी मोडस ये है कि ये फेक प्रोफाइल बनाते और फेक प्रोफाइल बनाने के बाद ये राइट रिक्वेस्ट ऐसे वो करते रहते सबकी चैटिंग करना। इसमें 2 टीम काम करती है। एक टीम जो है वो फेक प्रोफाइल बनाना या डेटिंग ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना, चैटिंग करना, वो 5-6 लोगों की टीम। साथ ही साथ 5-6 लोगों की टीम होटल का जो है मैनेजमेंट का काम वो देखते हैं। उसमें ये करते कि होटल से पहले इनका कुछ टाइप रहता है और वहाँ पे जाने के बाद ये 50-50% का उनका शेयर रहता है। जैसे कस्टमर अभी किसी ने रिक्वेस्ट भेज दी, किसी लड़की ने, तो ये रिक्वेस्ट भेजने के बाद कोई नज़दीक का लोकेशन दे देंगे या फिर कोई वो डायरेक्ट होटल का ही नाम बताएंगे। वहाँ आने के बाद फिर इनके ही लोग रहेंगे जो सेकंड टीम रहती है, उनके पास स्वाइप मशीन रहती है या स्कैनर भी रहता है। बिल जनरल मेनू कार्ड नहीं देते और बात करते करते ये मांगो, ऑर्डर करो, वो करो। आज हम देखेंगे तो लगभग
और नेपाल चीन सीमा पर भयानक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राहत अभियान शुरू कर दिया है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। तो नेपाल चीन सीमा पर भयानक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर जो बाढ़ आई है उसकी ये तस्वीर है और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन भरपूर कोशिश कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो नेपाल और चीन सीमा पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। साथ ही जो लोग आसपास के इलाकों में जा सकते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की जा रही है। 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाढ़ ने दोनों देशों को तबाही के मंजर पर लाकर खड़ा कर दिया है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है। 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं और दोनों देशों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खराब मौसम के कारण लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और जो लोग आसपास सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं उनसे अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं ताकि इस कहर से बच सके। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज संयुक्त अभियानों के संचालन पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के प्रति अपने संकल्प की पुष्टि की। भारतीय सेना के अनुसार ये संबोधन भविष्य के युद्ध परिदृश्यों में एकीकृत समुद्री हवाई युद्ध पर जोर देते हुए संयुक्त परिचालन योजना पर केंद्रित था। और कोटा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए कहा कि देश में असल में 4 जातियां हैं: किसान, मजदूर, महिला और युवा। सीएम शर्मा ने कहा कि जब तक इन चारों वर्गों का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई कृषि योजनाएं लागू की जा रही है। मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए नए रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं। सीएम शर्मा ने जनता से अपील की है कि सरकार की योजनाओं का लाभ ले और प्रदेश के विकास में भागीदारी बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को राजस्थान में हर हाल में पूरा किया जाएगा, ताकि हर वर्ग मजबूत होकर प्रदेश और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा है कि सबसे पहले ये दुबे कौन है। हिंदी भाषी नेताओं को उनके बयान की निंदा करनी चाहिए, तभी साबित होगा कि आप महाराष्ट्र से हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सांसद मराठी लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो सीएम और उनकी कैबिनेट चुप क्यों है।
राउत ने कहा कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने में कोई हक नहीं है। राउत ने आगे कहा कि खुद को असली शिवसेना मानने वाले शिंदे को अपनी दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिंदे को सलाह दी है कि वे मोदी और शाह से जाकर पूछे कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। राउत ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर कभी कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने दुबे के बयान को गलत बताते हुए कहा कि उसे सही करना देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जिम्मेदारी है। राउत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अब नया विवाद खड़ा हो गया है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कुछ लोग षड्यंत्र के तहत आतंक और अपराध फैला रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम किया जा सके। गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यह काम एक राजनीतिक गैंग कर रहा है और जल्द ही इसका पर्दाफाश होगा। उन्होंने लालू यादव के राज की भी तुलना करते हुए कहा कि तब मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों की पंचायत लगती थी और अब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में कानून व्यवस्था पर कार्रवाई हो रही है और जंगल राज का आरोप बिल्कुल गलत है। चार जुलाई की रात करीबन 11:30 बजे बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसी क्रम में एक शूटर उमेश यादव को सोमवार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात को ढेर कर दिया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक आरोपी राजा को भी ढेर किया है। पटना के माल सलामी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। शूटर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सोमवार को रात भर रेड मारा। इस क्रम में कुख्यात राजा ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने राजा को ढेर कर दिया। सूत्रों के अनुसार राजा ने ही उमेश यादव को हथियार की सप्लाई की थी। एनकाउंटर की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि वांछित अपराधी विकास उर्फ राजा रात करीबन 2:45 के दरमियान दमरिया घाट के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। जानकारी के अनुसार रात 2:45 बजे के आसपास यह एनकाउंटर हुआ। माल सलामी थाना से लगभग 2 किलोमीटर दूर पीर दमरिया घाट के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुख्यात अपराधी राजा को ढेर किया गया। पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के एक आरोपी को देर रात छापेमारी के दौरान कथित पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। हालांकि अभी इस एनकाउंटर की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने बीती रात इलाके में छापेमारी अभियान चलाया था और इसी दौरान आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। बता दें कि पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी थी और इस कार्रवाई के बाद पुलिस को हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा है। पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की सूचना तुरंत साझा करने की अपील की है ताकि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पंजाब में गैंगस्टर नेटवर्क पर पुलिस की कड़ी नजर और कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला जालंधर से सामने आया है, जहां काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बड़े साजिश को नाकाम कर दिया है। यूनिट ने फगवाड़ा और कपूरथला क्षेत्र में सक्रिय गैंग के मुख्य ऑपरेटिव हिमांशु सूद को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी ने जानकारी दी है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि हिमांशु सूद दुबई और यूएई में बैठे
नामित शर्मा के इशारे पर काम कर रहा था। नामित शर्मा लॉरेंस बिश्नोई का बेहद ही करीबी माना जाता है और विदेश से ही गैंग के कामकाज को संचालित करता है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग की साजिश राज्य में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की थी, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस की सतर्कता से ये साजिश समय रहते ही विफल कर दी गई। आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई नेटवर्क और फंडिंग के स्रोत का भी खुलासा होगा। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी साजिशों को किसी भी कीमत पर कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। तमिलनाडु के कुडालोर जिले के सेमगुप्पम से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 2 छात्रों की मौत की पुष्टि हो चली है, जबकि अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हादसा रेलवे की बड़ी लापरवाही के चलते हुआ। बताया गया कि जहां हादसा हुआ वो क्रॉसिंग अनगेटेड थी और वहां रेल गेट बंद नहीं किया गया था, जिससे स्कूली वैन सीधे पटरी पर आ गई और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे के तुरंत बाद घायल छात्रों को कुडालोर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना एक बार फिर अनगेटेड रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे से ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रेलवे ने कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तमिलनाडु के कुडालोर और अलपकम्म के बीच रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 170 में हादसे में बड़ी लापरवाही दिखाई दी। दक्षिण रेलवे ने बताया कि नॉन इंटरलॉक्ड गेट के गेटकीपर ने स्कूल बस चालक के आग्रह पर बिना अनुमति के गेट खोल दिया था। इस लापरवाही के बाद गेटकीपर को निलंबित कर दिया गया है और नियमों के तहत सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को रेलवे ने 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।